है कि आपको पेपर हो ही नहीं रहा है, आप तैयारी कर रहे हो, किस बिहाफ पे पढ़ोगे। हमें सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ते कब हैं, जब पेपर हो रहा होता है, पेपर दिख रहा होता है। लेकिन पेपर नहीं दिख रहा है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी मेहनत नहीं छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा संघर्ष है। 19 में सफलता मतलब बहुत बड़ी सफलता है। आगे भी सफलता मिलेगी, हर साल पेपर होंगे। अभी तो एमपीपीएससी अपने लीग पे आने का प्रयास कर रहा है कि हर साल क्या कर रहा है, पेपर कराने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले पेपर नहीं हुआ तब भी अपने आप को बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात है, और उसमें भी सफल होना बहुत बड़ी बात है। निहारिका मीना जी ने ये करके दिखाया है। ठीक है, तो आगे के कार्यक्रम को अभी सर आने के बाद चालू रखेंगे। मुझे तो आप बाकी दिन भी सुनेंगे, आज मैडम को ही सुनते हैं। ठीक है, चले आगे। अब या तो सर उपस्थित हैं, सर से अनुरोध करूंगा कि ये एक छोटा सा जो गिफ्ट ना बोले सम्मान सहित है। देखिए सर से अनुरोध करूंगा कि एक मोमेंटो भी, ठीक है, सफलता का मोमेंटो भी एक मैडम को दें। तालियां। सबसे पहले तो निहारिका जी का धन्यवाद कि वो हमारे एक बुलावे पर यहाँ पर आ गई, और उसके अलावा हमारे साथी अश्विन भाई का भी धन्यवाद कि उन्होंने इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई आसानी से आ गए। तो देखिए, अधिकारी बनने के बाद आना या फिर आप आना बहुत मुश्किल होता है। आप आज जो है आप लोग भी यहाँ पर बैठे हो, कल को अधिकारी बन जाओगे, फिर हम ही आपको बुलाएंगे तो आप क्या कहोगे, सर आज टाइम नहीं है, या फिर क्या है कहीं और जाना है। तो बड़ी मुश्किल होती है। अधिकारी बनने के बाद ये व्यक्ति क्या हो गए, स्टार हो गए, अब सुपर स्टार। ठीक है, तो इनके ऑटोग्राफ लेना भी बहुत मुश्किल काम है। आप इनके जब विभागों में जाएंगे, जब यही कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, नगर निगम अधिकारी बनेंगे, जनसंपर्क अधिकारी, तो इनकी गाड़ियों के बाहर बड़ी सी वो लगी होती है नेम प्लेट, लाल कार। ठीक है, लाल बत्ती मिलती थी पहले तो, लेकिन अब लाल बत्ती का तो कंसेप्ट खत्म कर दिया सरकार ने, केवल नेताओं के पास है, लेकिन पावर बराबर है। ठीक है, तो पावर के लिए आप क्या कर सकते हो, पावर कहाँ से आती है, कैसे आती है, कैसे उसको आपको आगे कन्वर्ट करना है, तो उसका बेस्ट उदाहरण है आपके सामने। ये कोई विशेष नहीं है, आप ही जैसे व्यक्ति हैं, आप ही जैसे क्लास में बैठे हैं। ठीक है, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, सब कुछ हैं। तो आप लोग इनसे पूछ सकते हो कि भाई कैसे एग्जाम निकाला जाता है, कैसे इन्हीं क्लासों से जो है एस्पिरेंट या डार्क हॉर्स चयनित होते हैं। ठीक है, कैसे आएंगे, ये सारी इनकी संघर्ष की प्रक्रिया जानते हैं। चलिए इन्हीं से सुनते हैं। तो फिर से वेलकम करें एक बार ताली के साथ। उनका सहारा ले सकते हो आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? जैसे सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं एग्जैक्टली वैसे कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो गया है ये सब, लेकिन ठीक है, वी आर नॉर्मल पीपल। सभी आप जैसे स्टूडेंट्स, ऐसे मैं भी एक स्टूडेंट रहा करती थी पहले कोचिंग में, और आप सभी को देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जस्ट लाइक यू ऑल, मतलब आप में से ही कितने सारे बच्चे यहाँ से, आई होप सभी का चयन हो, ऐसे ही आप फ्यूचर में ऑफिसर्स बनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ भगवान से। आज जो भी कुछ है वो मेंटर्स की वजह से है, फ्रेंड्स की वजह से है, मेरे फैमिली मेम्बर्स की वजह से है। तो उन सभी को मैं, मतलब उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। आगे आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो मेरी कहानी बहुत लंबी है, स्टार्ट हो जाएगी। किसी को एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, जो भी डाउट हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप फ्री होकर पूछिए। मैम, इससे पहले आपने किसी और चीज़ की तैयारी करी थी कि डायरेक्ट सबसे पहले आपका यही टारगेट था कि मुझे एमपीपीएससी ही करना है, मुझे प्रशासनिक अधिकारी की ही पोस्ट चाहिए? अच्छा, या इसके पहले आप कहीं और तैयारी करके छोड़ के आए हो? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप लोगों की तरह ही मैं भी, मतलब मेरी कोचिंग में जब भी ऐसे कोई ऑफिसर्स आते थे, आई वॉज लाइक वाओ, ऑफिसर्स आए हैं, इनसे क्वेश्चंस करते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करती थी मैं भी। तो जैसे आपने कहा, तो 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट की, ग्रेजुएट हुई मैं। उसके बाद से देयर आफ्टर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी। मतलब
देयर इज़ नो वन इन द सिविल सर्विस इन माई फैमिली, और आई कैन से इन माई रिलेटिव्स ऑल्सो, मतलब कोई भी नहीं था सिविल सर्विस में। मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, मतलब बस ये पता था हाँ सिविल सर्वेंट बनना है, बट ये नहीं पता था हाउ टू प्रिपेयर। मतलब ना तो कोई ऐसे कोई भैया दीदी होते हैं या कोई रिलेटिव में होते हैं तो उनसे अपन पूछ लेते हैं कि हाँ कैसे मैं प्रिपेयर करूँ, आगे की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए मेरी, और गाइडेंस इज़ वेरी मस्ट फॉर दिस। तो सिलसिला यूँ जारी रहता है कि मैं जून में समथिंग मेरा रिजल्ट आ जाता है, 2018 में मैं ग्रेजुएट हो जाती हूँ। फिर कैंपसेस आते हैं, एज यू नो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंजीनियर्स होंगे, आई थिंक सो। कितने बच्चे इंजीनियर्स हैं? ओके अच्छा ठीक है। तो कैंपस वगैरह आते हैं तो मैं 1-2 कंपनीज में बैठती भी हूँ, मेरा जीडी भी क्लियर हो जाता है, बट आई विल नॉट गो फॉर द इंटरव्यू दैट टाइम। तो मैं जाती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ उस टाइम पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे काफ़ी बोला था ये चीज़ के बारे में कि प्राइवेट मत जाना, जाना पहले ऑप्ट करना, अगर ऑप्शन नहीं बचे तो प्राइवेट जाना, सिविल सर्वेंट ही बनना है तुम्हें। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में था। तो जीडी मेरा क्लियर हो गया, टीसीएस आई थी, फर्स्ट कंपनी थी, मेरा जीडी क्लियर हुआ। फिर दूसरे कॉलेज में जाना था एलएनसीटी में मुझे, तो वहाँ मैं उसके इंटरव्यू के लिए नहीं गई। पता नहीं मेरा माइंड क्या उस टाइम हुआ, स्विच हो गया एकदम से कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो फिर मैं नहीं गई वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर मैं इधर उधर मैं कोचिंग सर्च करना शुरू हो गई कि भाई करनी है प्रिपरेशन, कहीं जाना है। फिर मैंने कोचिंग ढूंढ ली, उसके बाद मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। 2019 का मेरा पहला अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स आ गए। अब मुझे नहीं पता था किस टाइप के क्वेश्चंस है क्या है। आप लोगों को भी, आप जो फर्स्ट टाइम देंगे उनको भी एक डर सभी बच्चे के अंदर रहता है। अपन को एकदम वो जादू की छड़ी नहीं घुमाएंगे और कि भैया ठीक है हमें पता है सब कुछ और हो जाएगा हैरी पॉटर की तरह, है ना। तो मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया एंड देन उसके बाद में होपफुली 78 नंबर थे मेरे प्रीलिम्स में, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, 78 नंबर थे। और मैं घर आती हूँ और मुझे याद है घर पे आके मैं बहुत रो रही थी कि 78 नंबर है, पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा इस बार। मुझे लग रहा था पता नहीं 80-85 में चला जाए। उस टाइम अपन लोग थोड़े मतलब यार ग्रेजुएशन होती है तो अपन लोग उतने ज़्यादा मतलब इतनी सेंस नहीं होती है, फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं। तो मैं बहुत रो रही थी। फिर मैंने सर को कॉल किया, सर मेरे 78 नंबर हो रहे। तो सर बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, टेंशन मत लो, मेंस की तैयारी में लग जाओ। तो मेरा ऐसा था कि मैं तभी कोई मुझसे बोलता था उस टाइम कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, तो मैं ये सोचती नहीं थी कि नहीं ठीक है मैं अभी इतना कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस या जो भी कुछ है। अगर सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है ना तब भी मैं एकदम टोटली डिपेंडेंट नहीं थी। मतलब एक चीज़ मेरी आदत शुरू से रही है, अगर टेस्ट साइंस का है और साइंस का वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ और सर ने बोल दिया नहीं देना है टेस्ट, तो मैं वो टेस्ट में बैठ जाती थी, भले ही मेरे 5 नंबर ही क्यों ना है लेकिन मुझे देना है, ठीक है। तो ऐसा रहा, तो मैं मेंस की तैयारी में लग गई। फिर आप लोगों को पता है डिले होता गया, तो मेंस काफ़ी टाइम बाद हुआ। फिर मेंस दिया, मेंस भी अच्छा रहा। मतलब जहाँ तक मुझे लगा वो 6 डेज बहुत हेक्टिक होते हैं, उसमें थोड़ा सा अपन को अपना एक माइंड सेट करना होता है कि हाँ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, कि वी हैव टू गिव इन द 6 डेज इटसेल्फ, है ना। तो मैं सभी से यही बोलती हूँ कि वो 6 दिन मायने नहीं रखते। मैंने बाकी क्लासेस में भी यही बोला कि वो 6 दिन मायने नहीं रखेंगे, मायने आपकी साल भर की प्रिपरेशन रखेगी। वहाँ पे आपको आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है ना। तो मैंने 6 दिन अपने पेपर दिए। उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे बहुत क्लोज हैं, सभी 3-4 मैं ऐसे फ्रेंड्स रखे थे जिनसे मैं शेयर करती थी हर चीज़। मैं उनसे बोलती थी यार दे तो दिए हैं पेपर, लेकिन पता नहीं मार्किंग किस प्रकार से होगी, समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया ना, बस उसको छोड़ दो, आगे की प्रिपरेशन करो। आगे के एग्जाम्स आ रहे थे 2020 का, उसी दौरान क्योंकि थोड़ा सा डिले हुए एग्जाम बीच में, तो 20 का प्रीलिम्स दिया, 20 का प्रीलिम्स भी निकल गया। फिर 20 का मेंस दिया, मेंस भी निकल गया, उसका क्लियर हो गया। देन इंटरव्यू कॉल आता है 20 का, तो मैं 20 का इंटरव्यू देने गई और इंटरव्यू वाज वेरी गुड। मतलब इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था। आई कैन से 2019 के कंपैरिजन में 2020 का मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। लेकिन 2020 में हुआ क्या था कि पेपर 3 थोड़ा सा टफ आ गया था, मतलब बहुत ओवर टेक्निकल पूछ लिया था। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा 2020 का जो साइंस का पेपर 3 था वो कैसा था। मतलब अब तक का सबसे बोल सकते हैं टफेस्ट ऑफ द टफ। मतलब MPPSC जिस प्रकार क्वेश्चन नहीं डालता वैसे पर थ्योरी पूछी थी उसमें और बहुत टेक्निकल चला गया था। फिर भी स्टिल जो याद था 12th का
12th में अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो मतलब पेपर थर्ड अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बन रहे हैं स्कूल टाइम के अपने। तो भाई वो दिया, इंटरव्यू कॉल लेटर आया घर पे, फिर देन गए वहाँ पे देने के लिए। फिर PDF आती है रिजल्ट की। देन आई वॉज स्क्रोलिंग माई नेम, सडनली आई सॉ दैट माई नेम वॉज नॉट इन द लिस्ट। आई वॉज शॉक, लाइक मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था 2020 का, तो हाउ डिड इट हैपन। तो देन आई रियलाइज लाइक कि नहीं यार, हो सकता है इंटरव्यू अच्छा गया बट मेंस के मेरे नंबर अच्छे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज जो है मेरा थोड़ा सा पेपर थर्ड जो है हो गया, मतलब इधर उधर ऊपर नीचे हो गया होगा। तो फिर जैसे तैसे खुद को समझाया, क्योंकि मैं मान नहीं रही थी कि नाम क्यों नहीं है, नाम क्यों नहीं है। पेपर बहुत अच्छे गए थे, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था, सबसे ये बोला था बहुत अच्छा गया। उसके बाद में अभी आगे के प्रीलिम्स दिए, वो देती रही मैं, कंटिन्यूटी बनी रही मेरी। और फिर 21 का आया, तो 21 के प्रीलिम्स में मेरे समथिंग कुछ मतलब 1-2 नंबर से मेरा प्रीलिम्स रुक गया था वहाँ पे। प्रीलिम्स रुकना है ना, कौन जो बच्चा इंटरव्यू दे के आया है, ही और शी इज़ अबाउट टू सिलेक्ट, मतलब उसने ऐसा होप कर लेता है, उसके बाद में इंटरव्यू रुक जाना। आप समझ रहे हो स्थिति कैसी हो जाती है, क्यों हुआ ये चीज़, आप समझ रहे हो। उसके बाद में 2022 मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसमें भी मेरा 1 नंबर से रह गई मैं वहाँ पे भी। तो ये चीज़ें जब होती हैं, जब आप थोड़ा सा, आपका जो मॉरल है वो हल्का सा डाउन होने लगता है, क्योंकि समय आगे जा रहा था। ठीक है, फिर फैमिली ने सपोर्ट किया, नहीं आप कंटिन्यू करो। फ्रेंड्स ने बोला नहीं कर सकते हो, 1-2 नंबर है, ठीक है, होता है ऊपर नीचे, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी सी अपनी बहुत लंबी जर्नी है, इट्स नॉट अ शॉर्ट स्पैन कि थोड़ा सा किया और हो गया, नहीं। तो फिर अभी कुछ टाइम पहले ही चल रही थी बात कि रिजल्ट आने वाला है 19 का, आने वाला है, आएगा आएगा। इधर उधर से बातें सुनने में आ रही थी, रूमर्स थे, देयर वर रूमर्स लाइक हाँ आने वाला है। फिर जिस दिन रिजल्ट आया, आई थिंक 26 थी वो, तो उस मंगलवार का दिन था। मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, उनको बहुत मानती हूँ एंड स्पिरिचुअलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। तो भाई मैं आराम से अच्छी पूजा की, और बच्चे बोल रहे थे कि आज रिजल्ट आने वाला है। दिन भर मेरा माइंड कहीं नहीं लग रहा है, मैं कामों में अपने इधर उधर खुद को बिजी कर रही हूँ, बट आई वॉज लाइक नहीं आने वाला है। आई वॉज स्क्रोलिंग द फोन अगैन एंड अगैन। तो भाई सिलसिला ऐसा होता है कि आराम से काम वाम करके, खाना पीना करके 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं। वेट किया एंड कुछ बच्चे आयोग के बाहर खड़े हुए थे और वहाँ से फोटो क्लिक कर करके भेज रहे थे कि नहीं आज रिजल्ट कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि आयोग की लाइट चल रही थी। तो तब भी मैंने सोचा नहीं और वेट करती हूँ। फिर ऐसे करके बहुत टाइम हो गया, फिर मैं सो गई 11:30 समथिंग, है ना अश्विनी, ऐसे कुछ टाइम था 11:40 समथिंग कुछ ऐसा, तब तक नहीं आया था। हम लोग फ्रेंड्स वगैरह ग्रुप में बातें कर रहे थे, तो वही नहीं आया। फिर मैं सो गई, क्योंकि उस दिन मैं 6 बजे उठ गई थी, पूजा करना था थोड़ा सा, तो मैं 6 बजे उठ गई, मुझे नींद आ रही थी बहुत, तो मैं सो गई। फिर सडनली मेरी दीदी आती हैं, समथिंग 12 बजने में 3-4 मिनट की देर होगी समथिंग ऐसा कुछ। तो मेरी दीदी मुझे उठाती हैं, बोलो उठो तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तो मैंने कहा प्लीज़ आप रात को बात मत करने आओ यहाँ पे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आज अभी तक तो आया नहीं रिजल्ट, रात को कहाँ से आएगा रिजल्ट, ऐसा था। तो हेलो, हम सब साथ वाले हैं, ये मनोज हैं, अश्विनी, हम साथी फ्रेंड्स हैं सब। इनका फर्स्ट में हो गया अटेम्प्ट देने। ये अभी डार्क हॉर्स है, इनका भी लगभग 1-2 साल में आपको ये भी दिख जाएगी, ये भी यहीं पर होंगे, है ना। मे भी इसी बार होंगे, क्योंकि इनका फिर से मेंस है ना, लगातार मेंस दे रहे हैं ये, हर बार इनका प्री निकल जाता है बहुत आराम से, लेकिन कुछ छोटे मोटे नंबरों से बाहर हो रहे हैं, लेकिन जल्दी आपको दिखेंगे ये, है ना। होपफुली बाकी के ऑफिसर्स भी जो रूम में यहाँ बैठे हुए हैं आपको दिखेंगे जल्दी। ठीक है, एक बार उन लोग के लिए भी तालियां हो जाए। हाँ, तो फिर रात को मेरी सिस्टर आती हैं रूम में, देन वो बोलती है कि निहारिका उठो तुम्हारा रिजल्ट आ गया।
तो मैंने कहा नहीं आया है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था, मेरी दीदी को, अश्विनी ने कॉल किया था कि उसको उठाओ, उसका रिजल्ट आ गया है, वो सिलेक्टेड है। तो मैंने कहा नहीं हुआ ऐसा, इतनी रात को रिजल्ट कहाँ आता है यार। तो मैंने कहा नहीं जाओ, आप कल बात करते हैं अपन। तो बोलते नहीं देखो। तो फिर रात को नींद में होते हैं, तो मैं एकदम शिवर कर रही थी। आई वॉज लाइक, मतलब एकदम हाथ ऐसे हिल रहे थे और मैं स्क्रॉल कर रही थी। देयर आफ्टर आई सॉ कि वहाँ पे अनुपूरक सूची में CMOV की पोस्ट पे मेरा लिखा हुआ है, भाई नाम है निहारिका मीना। मैंने कहा अनुपूरक है यार, इतने टाइम बाद आया, अभी तो अनुपूरक वेटिंग लिस्ट है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं देखना आगे, रहने दो, मैं सो रही हूँ। तो बोलते आगे देख, वो बोल रहा है तो देख ले एक बार। तो फिर मैंने फिर स्क्रॉल किया, तो नीचे देखा हाँ यार जनसंपर्क में है मेरा नाम। तो उस टाइम एकदम से एनर्जी आ जाती है, मतलब क्या आलस क्या नींद कुछ नहीं। उस टाइम ऐसा लगता है नहीं अब ठीक है, मतलब हो गया सिलेक्शन। फिर मैं बहुत तेज एकदम घर में एकदम शोर मचा दिया, सबके रूम सब सो चुके थे, सबको ऐसे नॉक किया, उठो 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 मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली। वो रात बहुत अच्छी थी, 2-2:30 बज गए, 3 बज गए, मतलब फोन पे कॉल रिंग, तो बहुत अच्छा लगा, फाइनली सिलेक्शन हो गया, मेहनत सफल हुई उस दिन। हाँ मैम आपने क्वेश्चन क्या किया था? हाँ, तो यही था कि इसके पहले आपने किसी और चीज़ की भी तैयारी की थी कि डायरेक्ट आपने PSC के लिए ही प्रिपेयर करा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले वो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, देन वो फिर PSC पे हिट करते हैं। हाँ। तो आपको जो मेरा आंसर मिल गया, आपने डायरेक्ट PSC के लिए हिट करा। और इतनी बड़ी जर्नी में कभी आपको फील नहीं आया कि छोड़ते हैं, रहने देते हैं, प्राइवेट कर लेंगे, क्योंकि बीच जो वाले बंदे होते हैं उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, वो खाली एक जगह सेटल नहीं हो पाते। मतलब ऐसा नहीं, वेट करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपका यहाँ प्राइवेट का भी करियर जा रहा था और साथ में सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था, तो इतने बीच आपको कहीं एग्जॉस्ट फील हुआ कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ ऐसा? क्योंकि सम टाइम आई फील दैट। ओके आई नो, हाँ समझ सकती हूँ। मैंने कभी दूसरे एग्जाम्स का नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा था। मतलब एक टारगेट लेके चली कि MPPSC, हाँ सोचा ये था कि फ्यूचर में करूँगी UPSC की प्रिपरेशन, और आज भी सोच रही हूँ और करूँगी भी। लेकिन ये रहा था कि पहले एक लेनी है पोस्ट, अच्छी पोस्ट लेनी है MPPSC में, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो मैंने कभी भी MPPSC से डाइवर्ट नहीं हुई। मतलब बाकी के एग्जाम SSC या जो भी कुछ थे, मतलब SSC कभी मैंने दिया नहीं। UPSC का, हाँ UPSC का मैंने प्रीलिम्स एक बार जरूर दिया था, वो भी ट्राई करने के लिए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऐसे ही बैठ गई थी, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। बाकी मैंने ऐसे किसी एग्जाम्स की कोई प्रिपरेशन नहीं की। आई वॉज लाइक कि मुझे पहले MPPSC में सिलेक्ट होना है, उसके बाद ही देन कोई एग्जाम्स का सोचूंगी। तो कभी मैंने खुद को डाइवर्ट नहीं किया। हाँ डिमोरलाइज कभी कभी होते हैं अपन, वो भी जब होते हैं जब बहुत समय बीत जाता है। अभी आप लोगों के पास में बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 2 ऑफ द एग्जाम्स आर देयर, है ना। अभी 2023 का आपने दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, है ना। और उसके बाद में भी 2024 का भी एग्जाम है। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत है जो हम लोग के पास नहीं थी। हमारे टाइम पे तो कभी कोविड आ गया है, तो कभी कोई बीमारी आ रही है, तो कभी कुछ हो रहा है, इधर सरकार बीमार हो रही है, तो ये चक्कर था, है ना। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको वेस्ट मत करिएगा प्लीज। एक चीज यही बोलूंगी मैं, जो हम लोग को उस टाइम पे नहीं मिल पाया, क्योंकि एकदम से क्विक में नहीं मतलब कुछ हो रहा था, ना तो सरकार थी ना कुछ था, ठीक है। वो सभी आप लोग जानते हो उस चीज को, न्यूज़पेपर सभी पढ़ते होंगे। तो वही चीज थी कि डिमोरलाइज इसलिए हुए थे बीच में कि यार कब होगा, ये क्वेश्चन हर दिन एकदम अंदर से आता था कि यार बहुत हो गया, वेट हो गया है, एज भी हो रही है, तो वो फैक्टर काम करता है। बट आपको डिमोरलाइज नहीं होना है कभी भी। मैं यही कहूँगी, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, रिलेटिव्स कुछ बोले या बस आपकी मॉरल सपोर्ट आपकी फैमिली से होगी ना, बस उतने में काम हो जाएगा। बस फैमिली साथ है ना, मतलब कुछ नहीं चाहिए। फिर दुनिया कुछ भी बोले, कोई फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं कि यार ये यहीं बैठी है या कुछ है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कंपनी में सिलेक्टेड है अभी, उनकी बात बताती हूँ। उन लोग यही बोलते थे कि यार मतलब मैं वन ऑफ द स्कॉलर रही हूँ स्कूल टाइम से ही, मतलब मेरी फर्स्ट रैंक आती थी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि फर्स्ट रैंक लाना ज़रूरी है एक ऑफिसर बनने के लिए, मैं इसलिए कह रही हूँ, आप लोगों को क्लैरिफाई कर रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे, मतलब मेरी फर्स्ट रैंक आती थी, अब फर्स्ट रैंक आ जाती है यार,
अपन दिन भर, मेरा ऐसा था मैं कभी बुक में नहीं घुसी होती थी, बट मेरा ऐसा था कि हाँ मतलब मैं पढ़ लेती थी तो पता नहीं वो दिमाग में हो जाता था, मगअप जल्दी हो जाती है चीज़ें, मतलब मेरा एक है वो शुरू से। तो मेरे फ्रेंड्स जो थे स्कूल टाइम के, वो अब भी ये बोलते थे कि यार वो फर्स्ट रैंक का टॉपर कहाँ है, उसका तो पता ही नहीं है, वो कहाँ गुम हो गई है। ऐसा मुझे बाकी के फ्रेंड से पता चलता था कि वो टॉपर का है, सो कॉल टॉपर। तो ये पिंच होती थी, इधर से बातें पता चलती थी। तो मैं बोलती ठीक है, अपना भी टाइम आएगा, एक वक्त आएगा जब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मुझे खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे एक्शन बताएंगे सबको। तो वो दिन जब आया तो मुझे यही चीजें दिमाग में घूम रही थी कि आज मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो टॉपर का है, वो एक्चुअल में है सबके सामने। तो वो चीजें होती हैं कि कभी कभी अपन को किसी की बातें डिमोरलाइज करती हैं। प्राइवेट जॉब आप बहुत से बहुत कमा लोगे, उसमें 50-60 हज़ार रुपये, जो भी जितना भी रहता है जिस कंपनी का, सो एंड सो, ECS हो, विप्रो हो, ऑरेकल हो, गूगल में तो नहीं गए भाई, है ना, या एप्पल में तो नहीं हो, ठीक है आप। बट ये है कि उन लोगों को लगता था कि हाँ ठीक है हमारा तो हो गया है, तो उनसे बातचीत मेरी बंद हो गई थी टोटली, क्योंकि उन लोग अपनी लाइफ में चले जाते हैं। जब किसी का जॉब लग जाता है ना तो उनको इतना ध्यान नहीं रहता फ्रेंडशिप का है क्या है, ठीक है। बट मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करती रही कि ठीक है, अपन को आपका कैलिबर खुद को पता होना चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने एक लक्ष्य देख लो कि नहीं मुझे बस वो है सामने, बस उसको भेज देना है, बस दैट्स इट। और 100 चीज़ मत देखना कभी भी, मल्टीपल चीज़ें एक साथ। अगर देख रहे हो कि जैसे वनडे एग्जाम्स है तो आई कैन से कि हाँ वनडे एग्जाम्स देते रहो, कोई भी आ रहा है तो उनको देख लो, लेकिन कुछ जिसमें बहुत ज़्यादा समय मांग रहा है कोई एग्जाम है तो उसमें मत जाना। अगर MPPSC की ही कर रहे हो ना तो फिर उसमें मत जाना, वनडे भले ही देते रहना टेस्ट करने के लिए कि ठीक है दे सकती हूँ, ये भी इसमें भी हो सकता है मेरा, है ना। तो एक चीज़ पे अभी पकड़े रहो, स्टिक रहो, क्योंकि अभी जो अपॉर्चुनिटी है ना ये बार बार नहीं आएगी अभी, ठीक है। कोई और बच्चा क्वेश्चंस पूछना चाहे? एनी डाउट? एनी ऑफ द स्टूडेंट? बिल्कुल मत शर्माओ, मैं भी बेखटक होकर पूछती थी पीछे बैठ के, मतलब मैं ही नहीं दिखती थी कि मेरे कितने सिली क्वेश्चंस हैं। मैं ये तक पूछ लेती थी पेन कौन सा यूज करते हो आप। आपने तैयारी कैसे की? अच्छा, तैयारी कैसे की? तैयारी जैसे सब करते हैं वैसे ही मैंने की थी। हाँ ठीक है, तो तैयारी मतलब नया स्टूडेंट कैसे करे ये पूछना चाहते हैं। ओके हाँ, तो बोर तो नहीं हो रहा पीछे? हाँ आवाज आ रही है ना? ठीक है हाँ। तो तैयारी मतलब कि सबसे पहले तो शुरू कर रहे हो, कोई भी बच्चा है, फ्रेशर अगर है तो आपकी कोर सब्जेक्ट्स उठाओ पहले तो, ठीक है। GS 1, 2, 3 जो है कोर सब्जेक्ट्स उठाओ और लग जाओ उसमें, ठीक है। डे 1 से ही लग जाओ, है ना। डे 1 से ऐसे लगो कि एक साइड तो आपका सिलेबस होना चाहिए। कितने बच्चों को सिलेबस पता नहीं है, या कितने सब्जेक्ट्स होते हैं अपने एग्जाम्स में? हंसो मत, बताओ 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 कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। 6 पेपर होते हैं, ठीक है, वेरी गुड, चलो ये पता है। सिलेबस किस किस को याद है? मतलब सिलेबस का एनालिसिस किया है कि उसके अंदर सब टॉपिक्स क्या हैं और सिलेबस को। ओके ठीक है। आज सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? 2 प्रिंट आउट निकलवा लो प्री और मेंस के सिलेबस के, 2 प्रिंट आउट, ठीक है। और जिसको हो सके तो 3 निकलवा लो, ठीक है। 3 तो निकलवा के रखो ही, और उसको क्या करना है हमको? पढ़ना है। आज कुछ मत पढ़ना घर पे जाके, और यही पढ़ना कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। पहले फर्स्ट पेपर के पार्ट ए में कौन कौन से यूनिट्स हैं, उनमें क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। ऐसे करके 6 पेपर को सिलेबस को मगअप कर लो, एकदम जॉटिंग होनी चाहिए माइंड में, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। जब वो दिमाग में रहेगा ना तो जब किताब खोलोगे ना तो ये नहीं सोचोगे मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों की ये क्वेश्चन होते हैं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम जो है कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ने चाहिए, है ना। या बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि न्यूज़पेपर में अटक जाते हैं, बोलते हैं न्यूज़पेपर में क्या पढ़े हम। बात न्यूज़पेपर या बुक की नहीं होती, बात आपके सिलेबस की होती है। वही आपका ग्रंथ है, MPPSC का यदि कोई ग्रंथ है ना तो वही है,
क्या है ग्रंथ? सिलेबस। तो हमको आज पहला काम क्या करना है, घर पे जाके सिलेबस को मगअप करना है। ठीक है, सिलेबस में कौन से यूनिट्स हैं, उन यूनिट के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनसे PYQs जो है कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हमको ये देखना है। जब तक वो रूपरेखा दिमाग में नहीं बनेगी ना, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स भी ऐसे ही हैं, उनमें भी हमें क्या करना है, मैपिंग करवानी है टॉपिक्स की। तो सबसे पहले मैपिंग करवाओ टॉपिक्स की, ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है हमें पहले दिमाग में घुसाना है, उसके बाद पढ़ना चालू करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग आज मेरी बात मानोगे। ठीक है, घर पे जाके एटलीस्ट 3 नहीं निकलवा रहे हो तो आज 1 कॉपी तो निकलवा के जाओ घर पे और देखो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये है चीज क्या, किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे मुझसे, टॉपिक्स नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन कैसे डील करोगे, है ना। तो ये काम करना है। तो सबसे पहले सिलेबस को पढ़िए सर आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको कि जो कोर सब्जेक्ट्स है, सबसे पहले मेंस के, अभी प्रीलिम्स, जैसे प्रीलिम्स है सामने, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेके चलना पड़ेगा आपको। अगर थोड़ा दिन बाद होता तो मैं ये कहती कि मेंस को पहले पढ़ो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेंस पढ़ लिया तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, बात सही है, लेकिन ये उनके लिए जो ऑलरेडी 1-2 एग्जाम निकाल चुके हैं, ठीक है, उनके लिए स्पिट बैठती है चीज। जो बच्चा फ्रेशर है ना, उसको प्रीलिम्स भी अच्छे से अलग से भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको अब स्पेसिफाई कर दिया है यूनिट्स, ठीक है। जैसे कुछ आयोग हैं, है ना, तो वो आपके मेंस में मतलब एकदम से वो नहीं होंगे, मैच नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पेपर 3 में पढ़ोगे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी आपको मेनली क्या करना होता है बेटा, अपने ऑब्जेक्टिव्स लगाने होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स लगाने होंगे, फैक्ट्स दिमाग में घुसेंगे। तो हमको क्या करना है, मेंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में प्रीलिम्स के लिए पतली पतली कोई सी भी लोकल पब्लिकेशन भी, मैं नहीं कह रही हूँ कोई स्टैंडर्ड लो, कोई सी भी ले लो, निर्माण की ले लो, कोई सी भी ले लो, कोई सी भी बुक ले लो, है ना, और कोचिंग से भैया प्रोवाइड कर ही देंगे, है ना। तो जितने भी आपको लोकल पब्लिकेशन के MCQs की कोई बुक मिल रही है तो क्वेश्चन लगाते चलो और मेंस का GS का पढ़ते चलो, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, GS 1, 2, 3 जो है उनको अच्छे अच्छे से धीरे धीरे कवर करना है। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती थी, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। मेरे साथ क्या था कि मैं हमेशा छोटी चीज को पकड़ती थी, छोटी चीज को पकड़ेंगे ना तो दिमाग में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मैं क्या करती थी, पेपर 5 को पकड़ती थी, सबसे पहले हिंदी को पकड़ती थी। हिंदी बहुत स्कोरिंग होता है, मतलब यूं कहूँ कि हिंदी और एथिक्स और पेपर 6 आपका ऐसे आपने कर लिया ना और उसको अच्छा स्कोरिंग कर लिया तो आप बहुत अच्छी रैंक पा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने हिंदी को पकड़ा। हिंदी का सिलेबस मैंने जितने बच्चों को बताया यही बताया कि हिंदी का बहुत छोटा सिलेबस होता है, डेली प्रशासनिक शब्दावली डेली डोज की तरह, दवाइयों की तरह लो, ठीक है, विलोम शब्द है दवाइयों की तरह लेते चलो, 10 मिनट उसको दे दिया, पढ़ते चलो डेली। एक ऐसे उठा लो, ऐसे अब तो यार एक वो बोलते हैं ना स्पून फीडिंग कर रहे हैं MPPSC वाले, आपको ऐसे के टॉपिक्स दे दिए हैं, जरूरत ही नहीं है उसमें से तो पढ़ना है, तो उसका एक टॉपिक ले लिया, डेली एक ऐसे निपटाते चलो। आज मेरा पर्यावरण वाला हो गया, आज मेरा योग वाला हो गया। ये अपने सबसे पहले अपनी एक वॉल जो है किसी भी रूम में पढ़े हो वहाँ पे आपको क्या करना है, पोस्टर लगा दो और उसमें लिखते चलो, टिक करते चलो, मैंने आज ये कर लिया, मैंने आज ये कर लिया, आज मेरा ये टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। छोटे छोटे टास्क बनाओ, बहुत बड़ा हवा मतलब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, छोटे छोटे टास्क बनाने हैं, ठीक है, कि आज मेरा ये अचीवमेंट रहा, आज मैंने एक ऐसे कंप्लीट किया है, इन्होंने पीट दो दोस्तों में, यार मेरा एक ऐसे हो गया, उसको भी डर लगेगा, वो भी प्रिपेयर करेगा, ठीक है। फिर अपन को ऐसे करके पेपर 6 आराम से हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ हो गया कंप्लीट। पेपर 5 को कंप्लीट करो, धीरे धीरे पेपर 5 को कंप्लीट करो। उसके बाद में स्विच जाओ एथिक्स पे। एथिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और एथिकल हमको आगे भी बन के रहना है, ठीक है। तो एज एन ऑफिसर, अच्छा ऑफिसर बनना है तो पेपर जो 4th है आपका बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। वो प्रिंसिपल्स आपको हमेशा रखने हैं आपकी लाइफ में। तो एथिक्स कंप्लीट करो, एथिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सिलेबस होता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जब ये 3 से सेटिस्फाइड हो जाओगे ना तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मेरा मतलब लगभग हो चुका है सिलेबस। अब ये हो गए पेपर 3, उसके बाद आप शुरू करो पेपर 3 से, ठीक है। पेपर 3 शुरू करोगे तो उसमें यूनिट वाइज, क्योंकि वो क्या है अभी ऐसा है कि अगर आपके पास समय है तो पेपर 3 पहले करो। क्यों करो, क्योंकि वही उसी में बच्चे पीछे रह जा रहे हैं, तो हमें उसमें अच्छा स्कोर करना है। लिख सभी रहे हैं लेकिन उनसे बेटर हम कहाँ कर सकते हैं वो करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे करके पेपर 3 कंप्लीट करोगे, कुछ टाइम 10 दिन जितने भी लग रहे हो आपको, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। किसी को 5 दिन में वो समझ में आ जाता है, किसी को 10 दिन लग जाते हैं। तो हर एक
पेपर का कुछ दिन डिसाइड कर लो कि 5 दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, 5 दिन में मुझे ये वाला पेपर कंप्लीट करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो पेपर 2 एंड पेपर 1 इस टाइप से करो। सबसे पहले आज, जैसे आज कितनी तारीख है, 5 जनवरी है ना, तो यहाँ पे लिख लो एक चार्ट बना के 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 31 जनवरी तक लिख लो। उसके बाद में 5 से लेके 10 तक मुझे आज हिंदी कंप्लीट करना है भाई, तो उसमें टिक करते चलो, आज ये कर लिया, आज ये कर लिया, आज ये कर लिया। मेरा यही होता था। मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैं टिक करती जाती थी, हर डे क्रॉस करती जाती थी कि कोई दिन मेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर आज हो सकता है मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ या मेला घूमने जा रही हूँ, ठीक है, सबके साथ होता है, घर पे रहते हैं तो उस दिन मैं रात को पढ़ लेती थी वो चीज़। मतलब मैं छोड़ती नहीं थी उस दिन को भी। मैं सोचती थी नहीं, आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाया यार, तो भले ही मैं 1 घंटे पढ़ूँ लेकिन पढ़ती जरूर थी और उस टॉपिक को निपटाती थी, फिर सोती थी चैन की नींद। तो ये आपको भी करना है, छोटे छोटे टास्क बनाओ और करते चलो आगे। हाँ मतलब आप पढ़ने के लिए कितना टाइम देते थे, मतलब टाइम टेबल क्या रहता था? अच्छा। और सब्जेक्ट वाइज ओके, वो वाला कितने घंटों वाला, कितने घंटे पढ़ते थे? ओके, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी कितने डिसाइड नहीं किया मैंने कितने घंटे पढ़ना है, कभी भी नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ोगे तो ये MPPSC निकलेगा, UPSC 18 घंटे पढ़ोगे तभी UPSC निकलेगा। नो, ऐसा नहीं है, इट्स अ मिथ। मेरे लिए तो मैं फॉलो नहीं करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी ये मिथ कभी अपनी लाइफ में अप्लाई मत करना कि इतने घंटे, उससे दिमाग पता है खराब होता है आधा। अगर अपन नहीं करते ना कि यार इतने घंटे प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पाएगी। करना क्या है आपको बेटा कि मेरा ऐसा रहता था कि मैं टास्क वाइज करती थी हर चीज़, कि सिलेबस में से यदि मैं आज अगर मैं बोलूँ कि मैं एथिक्स में मैं 2 दिन में मुझे फिलोसफर्स निपटाने हैं, ठीक है, तो मैं काउंट कर लेती थी। जैसे 19 फिलोसफर्स हैं, 18-19 फिलोसफर्स दिए हैं, मैं बोलती थी आज मैं 9 कर लूंगी, कल मैं 10 कर लूंगी। अब वो मेरे 1 घंटे में भी हो सकते हैं, वो मेरे 2 घंटे में भी हो सकते हैं, बट मुझे आज ही कंप्लीट करना है टास्क, है ना। अपना कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि सुबह की स्टडी स्किप कर दो क्योंकि उस टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, तो अपन सोचते हैं यार मैं दोपहर में करूंगा ये चीज़, है ना, या करूंगी मैं ये चीज़। तो ये होता है। तो कभी भी घंटों के हिसाब से अपनी स्टडी को डिवाइड मत करना, वरना क्या हो जाएगी वो चीज़ डिमोरलाइज करती है कभी कभी। कि अगर मैंने 3 घंटे का टाइम बनाया था, उसमें मैं 2 घंटे पढ़ पा रहा हूँ और 1 घंटे मेरे बच रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कहाँ से पढ़ूँ मैं, कहाँ से पढ़ूँ, ये चीज़ आएगी दिमाग में। इसलिए घंटों के वाइज नहीं, टास्क वाइज करो। टास्क वाइज बहुत अच्छे अचीवमेंट तुम करोगे कि यार मुझे आज ये 3 टॉपिक निपटाना है, सुबह शाम रात, 1-1 डोज दे दो, ठीक है, ऐसे निपटाना है मुझे। अब वो मैं 1 घंटे में करूँ या हो सकता है 10 मिनट में हो जाए मेरा एक टॉपिक। तो कभी भी घंटों पे डिपेंड मत होना। तुम सभी से बोल रही हो ये चीज़, जितने लोग बोलते हैं ना वो सब यूट्यूब या उस चीज़ की बात होती है, रियलिटी में कोई इसको अप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमंस, ठीक है। तो टास्क वाइज करो जो भी कुछ कर रहे हो, और जो भी टॉपिक होते जाए ना उस अचीवमेंट को यहाँ लिखते चलो, अंडरलाइन कर दो कि मेरे आज ही हो गया, आज ही हो गया। बहुत खुशी मिलती है अंदर से। हाँ जी, हाँ, मेंस कैसे प्रिपेयर किया था? मेंस में ऐसा प्रिपेयर किया था कि डे 1 से जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी तब से एक्चुअली क्या पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी, है ना, पॉलिटी की क्लासेस चल रही है ना, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी, तब से ही पढ़ना चालू कर दिया था मेंस का। और मेरे जब ज्वाइन किया था उसके 5-6 दिन बाद साइंस का टेस्ट था और बायो भी चल रहा था पैरेलल में, मुझे याद है। तो सर ने बोला था कि जितने बन रहे हैं क्वेश्चंस करो और लिखना चालू करो। तो वो मेरा पहला टेस्ट था बायोलॉजी का, मैंने दिया था क्लास में और लिखना चालू कर दिया था। मेंस के लिए मैं यही कहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो, एनालाइज करो किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा वो एनालिटिकल पूछ रहा है ज्योग्राफी में स्पेशली, तो वहाँ पे अपन को थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ रटी रटाई चीज़ नहीं मिलेगी, मिलने वाली अपन को। ऐसे ही प्रीलिम्स में भी हो रहा है, थोड़ा सा वो क्या फैक्चुअल से हट गया है, थोड़ा सा वहाँ पे अपन को सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है ना, तो वो चीज़ है। तो आप आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन शुरू कर दो, है ना। जब भी टेस्ट होते हैं कोचिंग में, कभी टेस्ट को स्किप मत करो। ये मत सोचो यार ठीक है हमारा एग्जाम नहीं है, 3-4 महीने बाद नहीं देना, ये कभी सोच मत रखो। अगर एग्जाम 12 महीने बाद भी है ना, तो आपके अंदर ये होनी चाहिए कि यार अगर कल भी होगा ना तो मैं ऐसा खड़ा हूँ कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा लिख दूंगा, ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक चल रहा है और इनकेस या भैया के यहाँ पे कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है, सो एंड सो, आप टेस्ट लिखो, जितना भी आ रहा है लिखो, उससे प्रैक्टिस बनेगी और प्लस ग्रिप्ट बनती है,
ठीक है। पेन कौन सा यूज करना है, 150 पेन मत यूज करना, एक ही पेन यूज करना और आखिरी तक उसी से लिखना, ठीक है। सेलो का यूज कर रहे हो सेलो यूज कर लो, ठीक है। 5 रुपए वाला कर रहे हो 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, ऐसा कोई नहीं कि 50 रुपए में ही हम एग्जाम क्रैक करेंगे। मैंने भी 5 रुपए वाला पेन यूज किया था, बहुत अच्छा चलता था वो, और उसी पेन को आखिरी तक लिखा था मैंने। तो वही चीज है कि मतलब एक पेन डिसाइड कर लो कौन से पेन से लिखना है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, 1 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को घर पे जरूर दो, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम, कोई से भी क्वेश्चन उठा लो कोई से भी पेपर के, और वहाँ पे लिखना चालू करो कि मैं इसमें क्या लिख पा रहा हूँ यार, ठीक है। अगर अवंती बाई जी हैं तो उनके ऊपर मैं कितनी चीज़ लिख पा रहा हूँ, ठीक है। कोई से भी 3 नंबर के उठा लो या 5 नंबर के उठा लो, 11 नंबर के उठा लो, और ऐसे लिखना चालू करो। और सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देखो एनालाइज करो कि कैसे क्वेश्चन बने हैं। ये सबसे बड़ा टास्क, पहला टास्क होना चाहिए, ठीक है। एक तो सिलेबस प्रिंट आउट निकलवाना आज, दूसरा PYQ कि कोई सी भी लोकल पब्लिकेशन की बुक उठा लेना, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो देखना है हमको, ठीक है। ये 2 काम 3-4 दिन में निपटाओ, उसमें मगअप होगा थोड़ा सा पॉइंट्स, उसके बाद में फिर आगे की प्रिपरेशन चालू करना। हवा में अपन बोलते हैं। और हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि यार कोचिंग में ये नहीं पढ़ाया है या कोचिंग में ये चीज़ स्किप कर दी यार, ठीक है। सर ने पढ़ाया ही नहीं, सर ने तो हमें नोट्स ही नहीं दिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि सर ही सब कुछ कर लेंगे तो आप क्या करोगे। सर आपको ऑफिसर बना रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ वो गाइडेंस दे रहे हैं आपको, एक गाइडेंस पे ही आपको उस पर ही चलना है। तो ये मत बोलना कभी भी, आज से ये बात ठान लो, मन में रख लो कि कभी भी सर को या टीचर्स को कभी ब्लेम नहीं करना है अपन को। मैंने नहीं बोला कभी भी मेरे टीचर्स से कि ये है कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, वो भी ह्यूमन है, वो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना 200% देना है। वहाँ पे घर पे जाओ, अगर कोई चीज़ सर से स्किप हो रही है तो घर पे गूगल करो, इंटरनेट सबके पास है भाई। आजकल तो सभी फ़ोन, मतलब कोई पल नहीं जाता अपन फ़ोन यूज़ नहीं करते, 24 घंटे फ़ोन हाथ में रखा रहता है, सर्च करो। और कभी कोचिंग पे डिपेंडेंट मत होना कि यार सर ने इतना पढ़ा दिया, इतने नोट्स दे दिए, बस उतने ही, नहीं, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं कोचिंग में सर पढ़ाते थे, मैं घर पे जाती थी, कुछ UPSC की साइट्स मैंने रख रखी थी, जैसे क्लियर IAS है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है ना, स्टडी IQ है, दृष्टि है, इनके गूगल पे सर्च करो। जैसे अगर आप पढ़े हो एंटी डिफेक्शन लो UPSC, ठीक है, या फिर कोई और फलाना क्वांटम थ्योरी UPSC, उस पर नोट्स मिल जाएंगे, उससे खुद के भी नोट्स बनाओ ना। कभी कोचिंग पे रिलाय मत हो ना टोटली, नहीं तो आप बोलो यार सर ने ये नहीं पढ़ाया, आते ही नहीं है कुछ चीज़, है ना, पेपर में तो आई नहीं है चीज़। वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, गाइडेंस इज मस्ट, ठीक है। खुद से भी आपको ट्राई करना है हर चीज़। घर पे जाके जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं उसको घर पे जाके गूगल करो कि हो सकता है सर से कोई और चीज़ छूट गई हो तो वो मैं फुलफिल कर दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ की हैबिट डालो धीरे धीरे। और 5-6 साइट जो है ना UPSC की, उनको तो मतलब अच्छे से देखते रहा करो डेली, ठीक है। सिविल्स डेली है, ठीक है, क्लियर IAS है, स्टडी IQ, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारी हैं, तो उनको देखा करो डेली, आदत डालो, आगे के एग्जाम्स में भी काम आएगा, इनकेस अगर आपको फ्यूचर में UPSC वगैरह भी देना है तो। और क्वेश्चंस, कोई से भी क्वेश्चन, एनी ऑफ द सिली क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, हमें शर्माना नहीं है, कोई हंस रहा है हंसने दो, बट वो आपको फायदा करेगी। हाँ मैम, इंग्लिश मीडियम में जो आंसर राइटिंग रहती हाँ। है, तो मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मतलब मुझे एक्सपांड करके लिखना आता है कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बट उसको प्रिसाइज और कंसाइज वे में आंसर के फॉर्मेशन में नहीं हो पाता है कि इसकी नॉलेज है, ये पता है, ये पता है। अच्छा। बट जब कॉपी उठाती हूँ MPPSC की और उसमें लाइंस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये ना छूट जाए या ये ना हो जाए, क्योंकि मीडियम का फिर डिफरेंस आता है कि मेरा इंग्लिश मीडियम है। हाँ। तो मुझे यही लगता है कि मैं कुछ ऐसा पॉइंट ना छोड़ दूँ जो अच्छा, आंसर में इम्पोर्टेंट है बट मैं ना लिख पाई, ठीक है। तो इसलिए मेरे को उसको कंसाइज करना नहीं आता, एक्सपांड करके तो मैं लिख देती हूँ, अच्छा, ये अच्छा, भी अच्छा, आता है, अच्छा। वो भी आता है। हाँ, अभी तो क्या उन लोग ने स्पेस भी दे दिया है, बहुत हाँ, कम वो स्पेस स्पेस है, के कारण जैसे 3 हाँ। मार्कर्स में प्रैक्टिस गागर में सागर भरना है ना, वेरी गुड। हाँ, तो उसमें ऐसा है, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ एंड मीडियम डजंट मैटर्स, ठीक है, बट ये है कि जब भी, हाँ, तो जब भी कभी आप, हाँ, सीधा भी चलेगा, उल्टा भी चलेगा। इसको यहाँ पे लगा दूँ क्या? हाँ, लगाने के लिए तो है। हाँ, तो जैसे आई कैन से एनी ऑफ द टॉपिक लाइक
जैसे वेटलैंड है, ठीक है, मान के चलो ये 3 नंबर में आता है। अब ये आया तो आप इसमें क्या क्या पॉइंट रख सकते हो मुझे बताओ। वेटलैंड की डेफिनेशन है। डेफिनेशन हाँ, रखोगे, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन बट वेटलैंड ठीक है, वी नीड टू एक्सप्लेन, ओके। तो एक तो डेफिनेशन हो गई, दूसरा पॉइंट क्या दोगे? सभी बच्चों से पूछ रही हूँ मैं, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होनी चाहिए। हाँ, हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री में क्या बताओगे वेटलैंड की? कन्वेंशन हुआ, वेरी गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश में वेटलैंड के एग्जांपल लाइक वेरी गुड। तो पता तो है आपको, यही चीज तो अपन को डालनी है वहां पे, यही चीज तो डालनी है कि कोई भी टॉपिक है उसको मल्टी डायमेंशनल वे में लिखना है ना। आपने बोला वेटलैंड, ठीक है, तो ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द सेंटेंस या जो भी कुछ है आपका, या फिर बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, ये लिख लिया आपने। दूसरा आपने क्या लिख दिया? मध्य प्रदेश में कितने वेटलैंड है, तो करंटली इतने हैं, 3 है, 4 है, जितने भी है फलाना है। उसके बाद में वेटलैंड कन्वेंशन लिख दी, ठीक है। अगर मान के चलो आपका आता है रानी कमलापति, ठीक है, उसमें क्या लिखोगे? कोई भी बच्चा बता सकता है, कोई इशू नहीं, पीछे से बता दीजिए मुझे। रानी कमलापति पे आपको 3 पॉइंट्स लिखने डिफरेंट डिफरेंट, हिंदी में बता दो। हाँ, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी पहले? ओके, ठीक है, वही अंतर में आ जाएगा उनके कि वो कौन सी डायनेस्टी से। ठीक है। दूसरा और दूसरे फिर उनकी कोई स्पेशल मतलब अचीव स्पेशल क्या था? अंतिम कौन थी ये? ठीक है, हाँ, है ना, भोपाल रियासत की। भोपाल रियासत। उसके बाद में तीसरा और अभी रेलवे current स्टेशन का। हाँ, भोपाल, ठीक है। current। तो ये चीजें हैं कि आपको क्या करना है, कोई भी आंसर लिख रहे हो आप तो उसमें करंट और स्टैटिक दोनों को लेके चलना है। करंट में यदि कुछ चीज हुई है तो वो आपका फोकस करेगी सामने वाला जो भी चेकर है उस पर कि यार अभी करंट में जो हुआ था उसको उसकी जानकारी है, तो ये आपका नॉलेज भी बताएगा वहां पे। स्टैटिक तो सबको याद रहता है, लेकिन अगर करंट में कोई चीज हो रही है तो उसको भी आपको डील करना है, ठीक है। तो कोई भी चीज आप लोग लिख रहे हो तो वहां पे मल्टी डायमेंशनल वे में लिखो, कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, ठीक है, ओके। तो शॉर्ट ऐसे ही होगा कि जैसे कोई सा भी टॉपिक ले लो यार आप, कोई टॉपिक बताओ। पॉलिटी, अभी रिसेंटली पॉलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए तो हाँ जी, उसमें हाँ। एनालाइज ये किया था कि 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, अमेंडमेंट हाँ, उसके बारे में लिखा। हाँ हाँ तो मैम आंसर आता है, पूरा पता है क्या लिखना। हाँ, पर मैम यही रहता है कि बस वो सेंटेंस फॉर्मेशन करूँ मैं कि नहीं करूँ, या फिर नहीं। डायरेक्ट लिख दूँ। हाँ, सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करना है अपन को, ठीक है। जितना शॉर्ट एंड स्वीट हो पाएगा आंसर उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना शॉर्ट एंड स्वीट लिखोगे उसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉलो कर पाओगे, और जितना लॉन्ग लॉन्ग लिखोगे ना उसमें डेफिनेशन में पूरा आधा लाइन तो ऐसे ही भर जाएगी, ठीक है। जैसे 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कौन से पार्ट के अंतर्गत आता है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, पहला कौन सा है, या मध्य प्रदेश ने पहले अडॉप्ट किया है, ये चीज लिख देनी है। उसके बाद कितने आइटम्स है इसके अंदर अंदर, ठीक है, कितने subjects, ये चीज है, कितने सब्जेक्ट्स हैं वो लिख दिया, फलाना फलाना। तो ये चीज मेन टॉपिक लिखो उसमें, ठीक है। ऐसी चीज जितना आप छोटा लिखोगे ना उतनी ज्यादा बहुत सारी चीजें भर पाओगे आंसर में। और अगर डेफिनेशन लिखने बैठ गए ना लाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर ये सोचोगे यार एक ही पे हो गया, फिर आपसे ज्यादा मार्क्स किसको मिल पाएंगे? जिसने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉलो किया है। लिखा आपने भी सही है, गलत आपने नहीं लिखा, लेकिन आपने तो एक ही चीज लिख दी और उस बंदे ने कितनी लिख दी? 10 चीज लिख दी या 5 चीज लिख दी, तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये फॉलो करो, ठीक है। और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जब भी आंसर लिखो ना तो कभी मैप बना दिया, ऐसा डिजाइन बना दिया, उसमें लिख दिया, ठीक है, कभी ऐसे लाइन करके ऐसे ऐसे लिख दिया। तो थोड़ा एक मैपिंग भी क्रिएट करो, आदत डालो, उससे क्या थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है और सामने वाले चेकर को भी ज़्यादा समय नहीं लगता, वो देख लेता है हाँ सामने वाली बच्ची ने ये सब चीज़ें डाली है, मतलब दे दो मार्क्स, ठीक है। जितना ऐसे अंदर अंदर ऐसे लिखोगे ना लाइन में तो वो भी ठीक है, लिख दिया डेफिनेशन, ठीक है, लेकिन उसको जितना रिलैक्स रखोगे चेकर को उतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एक ये स्ट्रैटेजी रखो, ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट? सबको सब कुछ पता है? नहीं, कुछ कुछ इसमें क्या है, मिक्स एग्जाम बनने वाले भी बैठे हैं, अच्छा, ओके। इसलिए वो जाने वाले मैम आपने अभी निबंध वाला जो बोला था कि हाँ। आप पेपर 6 और 5 को पहले कंप्लीट हाँ हाँ हाँ,
तो मैम 5th में तो व्याकरण और मतलब हाँ हिंदी जी। की जनरल नॉलेज हाँ, बट हाँ। जो 6th वाला है उसमें मैम प्रारूप। 15 मार्क्स, हाँ वो 10 पेजेस हाँ हाँ लिखना हाँ है हाँ हाँ निबंध। हाँ हाँ। तो मैम 10 पेजेस एक टॉपिक के ऊपर, मतलब उस समय टाइम प्रिसाइज है कि इतना ही टाइम है और उसमें 10 पेज लिखना, तो वो स्पीड कैसे मेंटेन करें क्योंकि एकदम उस समय थॉट्स आना प्रेशर में नहीं आ हाँ पाते। एग्जैक्टली, और स्पेशली इंग्लिश मीडियम से हो तो बिल्कुल नहीं। पीछे पिन ड्रॉप साइलेंस अभी कुछ टाइम के लिए बस, ठीक है, मैं उनको बता दूं। हाँ, तो मेरे साथ जब पहला आया था लाइक समथिंग प्रदूषण का आया था, कोचिंग में हुआ था टेस्ट, मैंने लिखा था, तो उसमें मुझे हिंदी की शब्दावलियाँ याद नहीं थी, तो मैंने क्या किया था पता है, उद्योग है या कुछ है तो मैंने इंडस्ट्री लिख दिया था डायरेक्टली एग्जैक्ट। सर ने बोला था अगर नहीं आ रहे वर्ड इंग्लिश में लिख डालो अभी फिलहाल, तो मुझे नहीं बने थे। जैसे प्रदूषण है, प्रदूषण के घटक या जो भी कुछ इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं ना, तो मुझे नहीं पता था, डायरेक्ट मैंने पॉल्यूटेंट्स कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे डायरेक्टली लिख दिए थे। उन्होंने मुझे मना नहीं, मतलब उन्होंने बोला था लिखो, कोशिश करो। तो जब आपके यहाँ पे होंगे ना टेस्ट, अगर टेस्ट अभी नहीं हो रहा है इन केस यदि, तो घर पे भी कोई भी टॉपिक लो और उसको लिखना चालू करो। मेन मांगती है प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना खुद से, नहीं आने वाले फैक्ट्स। पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दैनिक भास्कर पढ़ते हो, उसमें अभिव्यक्ति करके एक आता है आर्टिकल, एक पेज रहता है अभिव्यक्ति, उसमें कुछ आर्टिकल्स दिए होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन पे हो गया कभी, ठीक है, या कुछ भी हो गया है ना, G20 पे आ गया किसी का आर्टिकल, तो उसके विचार पढ़ो पहले तो, कि इसने अपने विचार क्या रखे हैं भाई। हार्डली मतलब 5-6 मिनट लगेंगे उसको पढ़ने में, है ना। अगर बहुत स्लो आ रहा है तो 10 मिनट ले लेगा सामने वाला, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ कोई नहीं लेगा। हाँ, तो उसको पढ़ डालो पहले। 2-3 जो अभिव्यक्ति जब आप पढ़ोगे ना, 2-3 बार अलग अलग टॉपिक्स पे खुद के विचार खुद डेवलप होने लगेंगे। गूगल पे सर्च कर लो हिंदी में कोई भी जलवायु परिवर्तन, ठीक है, किसने क्या अपने विचार रखे, थोड़ा बहुत मोदी जी ने क्या क्या डिक्लेरेट कुछ बोला है क्या इसके ऊपर, या कुछ चीज़ें, क्योंकि ये ऐसे में डालने के काम आएंगी, उड़ेलने के काम आएंगी, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एक ऐसे है, मान के चलो आई कैन से योग का कोई आपको निबंध लिखना है योगा पे, ठीक है, तो आप उसमें उसकी हिस्ट्री भी देखो कि योग हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कहीं वर्णन है क्या योगा का, है ना, या फिर कोई दर्शन है क्या उसके ऊपर, या फिर योगा डे कब मनाते हैं यार हम, ठीक है, ये योगा डे की थीम क्या थी इस बार की, तो क्यों ना हम जब निबंध लिखें तो शुरुआत वहीं से कर लें, है ना, या कोई अच्छा सा एक क्वाट प्रिपेयर कर लो फेमस पर्सन का, माइट बी कि गांधी जी हैं, या आई कैन से अंबेडकर साहब हैं, या कोई और जवाहरलाल नेहरू हैं, या कोई फेमस लेडी हैं जिन्होंने कुछ बोला है, तो वो क्वाट याद रखो और उसी से शुरुआत करो, ठीक है। तो वो क्वाट से जब शुरू करोगे ना, तो सामने वाले चेकर की ना नजरें उस पर जाएंगी, आपके ऐसे में क्या लिखा है, नहीं, पहले आपको वो देखे यार वाह शुरुआत बहुत अच्छी है, मतलब एक इंप्रेशन पहले क्रिएट हो जाए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सबको बताइए चीज़। तो आप शुरुआत जो करोगे ना, तो मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। उसके बाद में फिर अगर करंट में कोई हुआ है उस ऐसे से रिलेटेड, तो वो चीज़ डाल दो, या G20 पे आया था एक बारी, G20 पे आया था, किस पे आया था, कुछ एक टॉपिक था G7 पे या किस चीज़ पे आया था, हमारा ऐसे में टॉपिक था, वो समसामयिक वाला आया था। तो वो चीज़ अगर पढ़ के ही नहीं जाओगे तो उसमें लिखोगे क्या, कि उसमें क्या एजेंडा था, क्या कौन सी डिक्लेरेशन की है, या आगे हमें फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो जब तक ये समसामयिक वाले निबंधों में आपको क्या करना है, करंट तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है, तो करंट को लेके साथ में चलते चलो, तो ऐसे समसामयिक वाला वहाँ कवर हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा लोगों के विचार समझोगे ना, एक फ्रेंड्स कोई भी एक सर्कल बना लो, फ्रेंड सर्कल, वहाँ पे कोचिंग के बाद में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लिया करो 1-2 लोगों से मिलके, कि यार मैंने ऐसा सोचा है, तूने क्या सोचा है, तेरी राय बता। तो उससे क्या होगा कि अपने दिमाग में वो रहती हैं, और जब जब हम किसी से डिस्कस करते हैं ना कोई टॉपिक, तो वो दिमाग में जरूर रहता है। खुद से पढ़ा हुई चीज़ उतनी याद नहीं रहेगी, जितना दोस्त ने अगर कोई गलती बता दी होगी ना, वो हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। डिस्कस किया करो, तभी आएगा, प्रैक्टिस मांगती है निबंध तो। कल नहीं पूछना क्लास में फिर हम लोग से पूछोगे, अभी सामने है तो पूछ नहीं रहे। आज सिलेक्टेड ऑफिसर आपके बीच में, कल बोलेंगे कि ये क्या होता है, आज अगर आ रहा है कल भी तैयार है, अभी है अगर प्रश्न तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, जबरदस्ती कोई नया प्रश्न बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। चले भाई के लिए भी पूछ सकते हैं, मेरी इंग्लिश मीडियम होकर हिंदी इतनी अच्छी कैसे हुई, आप लोग हिंदी वाले होकर भी हिंदी अच्छी नहीं है, तो ये भी तो अंतर है। और 2-2 पोस्ट में चयन कैसे हो रहा है, ठीक है ना।
तो बेसिकली क्या है, पहली चीज़ तो ठीक है कि तैयारी अपन ने स्टार्ट कर दी, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन बनाए कैसे रखें लगातार इतना ज़्यादा। जैसे लास्ट बार भी मैंने यही कहा था कि भाई एग्ज़ाम लगातार निकलने का कारण क्या है, तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे बना के रखें, क्योंकि दुनिया बहुत डिप्रेस्ड है। आप किसी आदमी से जैसे ही अपना दुख गाओगे वो पहले 10 दुख गा देगा, ठीक है। आपने जैसे किसी से 10 रुपए मांगे वो 100 रुपए आपसे ही मांगेगा। तो दुनिया बहुत दुखी है, तो उस दुखी दुनिया में अपन कैसे सुखी रहें उसका फंडा पूछो, ठीक है। लाइफ मैनेजमेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हाँ जी, यदि किसी पेपर के लिए कम समय हो तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें? कोई मतलब किस टाइप का पेपर, वनडे या फिर अच्छा ओके, कम समय है ना, तो कोई भी पेपर है, सपोज दैट से एनी ऑफ द पेपर है ना, तो पहले तो अगर कम समय है तो उसमें केवल आपको रिवीजन करना है। अगर कम टाइम बचा है, समय ज़्यादा है तो वो तो अलग बात होगी। अगर कम समय है तो जो पढ़ा चुके हैं उसको ही आपको लगातार रिवाइज करना है। और लास्ट में और मेन जो बहुत कम समय और भी कम टाइम बचेगा तो जो मेन चीज़ें हैं उन पे एक बार नज़र मारनी है हमको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जो क्रीम होती है, उसको लास्ट में हमको देखना है, ठीक है। तो पहले तो आपको रिवीजन करना है सबसे पहली चीज़, और लास्ट के टाइम पे आपको मेन जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार नज़र मार लेनी है, उनको दिमाग में बिठाना है कि इनकी चांसेस ज़्यादा हैं आने के, उन पे दिमाग ज़्यादा लगाना है, ठीक है। तो लास्ट का तो यही है, रिवीजन रिवीजन एंड नथिंग एल्स। कुछ नया मत पढ़ो उस टाइम पे, केवल रिवाइज करो। और ये सोचोगे कि नहीं यार इसमें से आ गया तो उस टाइम का सोचने का ये मत रखना कभी भी, ठीक है। और बाकी अगर आ गया तो हम डील करेंगे यार, ये चीज़ होनी चाहिए अंदर, है ना। पॉजिटिव अप्रोच रखो हमेशा, है ना। बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। हमेशा खुद को पॉजिटिव रखो। सुबह जल्दी, मैं नहीं बोल रही हूँ 5 बजे उठ जाओ, क्योंकि मैं कभी नहीं उठी हूँ, ठीक है। मुझसे उठते भी नहीं बनता है और ये अप्रोच मैंने कभी फॉलो नहीं किया है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हो सकता है सब उठ जाते हो, अपना अपना कैलिबर है। मैं कभी नहीं उठी हूँ 5 बजे, और मैं उठी हूँ तो योग करने के लिए उठी हूँ, वो भी 6 बजे उठती थी। हाँ, मैं योगा करती हूँ, और क्योंकि मेरी दीदी डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर है, शी इज नेचुरोपैथी डॉक्टर, तो उनसे मुझे बहुत सारे योगा का पता है। तो उन्होंने, वो उठती थी तो मेरा भी मन करता था, तो मेरी भी एक बन गई थी कि 6 साढ़े 6 बजे योग करना है, मेडिटेशन करना है। गार्डन में जाती थी, सुबह अच्छे से मेडिटेट करती थी। उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव डे शुरू होता है ना। तो आपसे भी मैं यही कहूँगी कि इतनी, भैया ने जैसे बोला कि बहुत डिप्रेस्ड हैं आजकल सभी, तो एक्चुअल में ये रियलिटी है, ठीक है। यहाँ से जब तक सुखी नहीं होगे ना, और बोल सकते हैं जब फ्रेश नहीं फील करोगे ना, कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसको हैप्पी रखने के लिए सबसे पहली चीज़ है, खुश रहो जितना हो सके। अगर बहुत सारे बच्चे रूम पे भी रहते होंगे, फैमिली मेंबर्स को 10 मिनट कॉल जरूर करना, डेली की आदत बनाओ। मम्मी से बात करते हो, मम्मी के क्लोज हो, मम्मी से बात करो। मैं मम्मी के बहुत क्लोज हूँ। नहीं, ये अपनी सोच है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। अच्छा चलो ठीक है, कर रहे हैं घर वाले, ठीक है। वो क्या है, व्यक्ति देख के बात करते हैं, घर वाले घर वाले कभी भी अपना गलत नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे। वो इसलिए बोलते हैं कि अपन उसको एक मोटिवेशन का डोज लेके लो ना अंदर तक। अगर कोई बोल रहा है ना यार कब से बैठा हुआ है, कुछ कर रहे हैं, अंदर से आना चाहिए यार करना है, उसको पॉजिटिव में लो। कोई भी बोल रहा है ना इतना टाइम हो गया, ठीक है ना, अब अगला टाइम मेरा होगा, वेट करो। ये चीज़ अंदर से आनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएगी ना अंदर से, तब तक ये सोचो यार डिप्रेस्ड और डिप्रेशन में जा रहा हूँ और डिमोरलाइज कर रहा है, नहीं, अंदर से आना चाहिए, नहीं ये मेरा मोटिवेशन का स्रोत है। बहुत सारे रिलेटिव्स मुझे बोलते थे इतना टाइम हो गया है, ठीक है। मैं मीना कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और उसमें आपको पता है यूजुअली द गर्ल्स गेट मैरिड सून, वेरी सून, आई कैन से इन द एज ऑफ 20 to 21, मतलब हो जाती है लगभग सभी की। बट आई वॉज अनदर एग्जाम्पल देयर, मतलब मैं लगी रही कंटिन्यूसली। मेरे रिलेटिव्स ने भी मुझसे बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैंने उसको क्या लिया है, एक पॉजिटिव अप्रोच लिया है कि ठीक है आप लोग बोलते रहिए, ये मेरा डोज है मोटिवेशन का। जब तक अगर वो नहीं बोलते ना तो मैं भी ढील दे देती, मैं भी एकदम ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, एग्जाम दे रहे हैं, निकल रहे हैं एग्जाम, ठीक है बस। लेकिन जब तक कोई ऐसा नहीं बोलता ना, पिंच नहीं करता ना कोई, तब तक अपन आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उसको पॉजिटिव में लो, ठीक है। अच्छी डाइट लो, ठीक है। लेथार्जिक बॉडी नहीं होनी चाहिए, आलस में डूब रहे हैं, फोन चला रहे हैं, बेड पे पढ़ लिया, नहीं, ठीक है। आलस में, हाँ
ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को अगर पढ़ रहे हैं ना तो बेड पे लेटे लेटे नहीं पढ़ना है, मोबाइल पे देख देख के नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से बैठो, भले ही 1 घंटे पढ़ रहे हो, टेबल के सामने बैठो बढ़िया से, ठीक है, पढ़ा, टॉपिक कंप्लीट किया, खुद को हमेशा अलर्ट रखा करो, ठीक है, क्योंकि यू ऑल आर फ्यूचर ऑफिसर्स, ठीक है। तो अपने अंदर वो डालो चीज़ों, पंक्चुअल बनो, डेडिकेटेड बनो चीज़ों के प्रति, ठीक है, ऐसा करना है। अच्छी डाइट लो, योग करो, योग नहीं कर रहे हो, लड़कियों से बोल रही हूँ जुम्बा कर लो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, मस्त डांस कर लो, फिट रखो खुद को, ठीक है, क्योंकि आप फिट होगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। यही है लाइफ मैनेजमेंट रूल्स। और खुश रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। टाइम टेकिंग है, लॉन्ग जर्नी है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम, ठान लिया है तो करके दिखाएंगे सबको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल रहा है, जो कर रहे हैं बढ़िया तरीके से करें, एनर्जी के साथ में करें, पूरे जोश के साथ करें, जो जहां मन लगा रहे हैं अच्छे से मन लगाएं और सारा कार्य करें, ठीक है। यही है सफलता का मूल मंत्र। कोई भी ऑफिसर है, जो आप आएंगे कल को और किसी से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, सबका एक ही है तत्व, यह है कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं। मैडम हम लोग सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए हैं, तो मैडम के पोस्ट देख के वाकई में पढ़ाई वाला आप इधर देख सकते हैं, उधर जाके उधर एनर्जी अलग मिलेगी, क्या नाचना भी चाहिए मुझको, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नाच नहीं रहे हैं या नाच रहे हैं तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, या और कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें एक साथ की जा सकती है, बस आपको टाइम देखना पड़ेगा और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बाकी फॉलो करें, मैडम ने बताई बहुत सारी चीज़ें, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको अभी समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन आप जब तैयारी के दौर में गुजरेंगे तब आपको वो चीज़ें याद आती हैं कि मैडम ने हाँ ऐसा कहा था, कि वाकई में ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी बीत रहा है। तो जिस दिन से वो बीतना चालू हो जाए तो आप सही राह पे हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आप लोग भी रुके, आपका धन्यवाद। मैडम आए, उनका धन्यवाद आप ही लोग करें तालियों के साथ। एक बार सभी बच्चों के साथ एक हाँ लेंगे, अभी चलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापित कर दूं। तो देखिए, वैसे तो आप सभी ने हो सकता है एस्पिरेंट वाला जो वेब सीरीज आई थी वो देखी होगी, है ना। तो एस्पिरेंट में भी वो एक डायलॉग मारते हैं कि भाई गुजरते हैं जहाँ से अधिकारी वहाँ से लालबत्ती, ऐसा कुछ है ना डायलॉग वाला। तो उसी प्रकार की एक लेखक हुए हैं या फिर शायर हैं साहिर लुधियानवी, उनकी एक शायरी है, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलकर ही रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो ये बात इनके लिए भी लागू होती है और आपके लिए भी लागू होती है कि देखिए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए या समस्याएं, जिसको आगे बढ़ना है या जिस फूल को खिलना है वो खिलकर ही रहेगा। कितनी ही लाखों समस्याएं आए, आपको अगर आगे बढ़ना है, आपके अंदर मोटिवेशन है, और वो मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं है, वो मोटिवेशन कैसा है, सेल्फ मोटिवेशन है। क्योंकि जब तक आग आपके अंदर नहीं होगी, जब तक सिलेक्शन बाहर नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको इनर मोटिवेशन की आवश्यकता है, आउटर मोटिवेशन की नहीं। लेकिन कभी कभार आउटर मोटिवेशन आवश्यक होता है, इसलिए मैडम को बुलाया गया। तो पुनः मैडम का धन्यवाद करेंगे। देखिए, आपको कभी भविष्य में जैसे कभी दिक्कत हो तो आपके डाउट क्लियर वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने कांटेक्ट में लगातार बने हुए हैं, अन्य अधिकारियों के साथ ये भी हैं। कभी जीवन में लगे कि नहीं मुझे तो उन्हीं मैडम से बात करनी है, तो हम आपकी बात भी करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग 5 मिनट बाद निकलना, थोड़ा सा हम निकल जाए।